जी बाबू। तो बात यह है कि ये एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके। एक बार। ओके। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एज पर द टाइम यू आर वाचिंग द वीडियो। एंड ये एक रिकॉर्डेड क्लास है आज के सेशन का, यानी 30th ऑफ दिसंबर 2025 के सेशन का। आज हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर को स्टार्ट किए थे। और हमने देखा था कि राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ द पर्संस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय द लॉ। यानी राइट होने के लिए तीन चीज होनी चाहिए। पहला, रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन, यानी जो भी क्लेम करो उसके पीछे रीजन होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए, प्रॉपर रीजन होना चाहिए। दूसरा, एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी होना चाहिए। और तीसरा, सैंक्शनड बाय द लॉ होना चाहिए। ओके। यानी कानून उसको मंजूरी देना चाहिए और समाज भी उसके लिए स्वकारिता जो होती है ना, स्वीकारिता उसको देना चाहिए, समाज भी उसको स्वीकार करना चाहिए बेसिकली। तो इसी को हम लोग अधिकार बोलेंगे। अधिकार दो तरह का होता था, एक मौलिक और एक कानूनी, यानी एक फंडामेंटल और एक लीगल। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो हमें नेचुरली जन्म से ही मिल जाता है। और लीगल राइट्स वो है जिसके लिए हमें कागज बार बार दिखाना पड़ सकता है, जैसे जमीन का अधिकार। प्रॉपर्टी का अधिकार एक लीगल राइट है। अगर जमीन है तो आपके नाम पे है जमीन, नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जन्म से ही आपके लिए सरकार जमीन खरीद के रख देगी, है ना। कोई रसगुल्ला और गुलाब जामुन नहीं है कि सरकार इस तरह से आपको बांट देगी जमीन को। ठीक है, तो जमीन का अधिकार, एक संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है। समानता का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, ये सारा एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है, जिसके बारे में हम धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ कहता है। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक बातें करता है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम दोबारा बता रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ता है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कहने का अर्थ है कि पार्ट 3 में तो और भी कई सारे आर्टिकल्स आते हैं ना, जैसे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल 35 तक आते हैं बेसिकली। तो आर्टिकल इतने सारे नहीं, बस 14 से 32 तक है। ठीक है, हम एक बार और बता रहे हैं, हमारे छह कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी, हमारे छह फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। हमारे कितने सारे फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं सर? छह फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं सर। याद रखेंगे। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक सर। पहला है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम सर। अगला है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद है 25, 26 एंड बेसिकली आर्टिकल 23 एंड 24 हो गया। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये हमारा हो जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद हो जाता है आर्टिकल 29 एंड 30, ये हो जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और आर्टिकल छठा जो है हमारा, बेसिकली आर्टिकल 32 जो है हमारा, ये हो जाता है छठा फंडामेंटल राइट, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये हमारे छह आर्टिकल्स हैं। हमें एग्जाम में इतना आर्टिकल नहीं बताना है क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस हमें ये याद रखना है कि हमारे छह फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जिसमें पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है हमारा राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है। और चौथा है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिस धर्म को भी मानना चाहे मान सकते हैं। इसमें और भी चीजें हैं, हम बताएंगे आराम से, इत्मीनान से हम सारी चीजों को पढ़ाएंगे। और उसके बाद हमारा हो जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और लास्ट जो हमारा राइट्स हो जाता है वो हो जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आई होप कि आपको चीजें याद हो गई होंगी। एक बार मुंह खोलो, अपने अपने मुंह का इस्तेमाल करो। लेट उठा के नहीं बैठो, तो रात का समय है लेकिन पढ़ाई चल रहा है ना, उठो जल्दी से। क्या तरीका है बेड पर बैठ करके देखना है? गंदा बात। पहला है राइट टू, भागिए गया, ऐसा कौन सा डरा दिया हम। चलो कोई बात नहीं है। राइट टू इक्वालिटी पहला है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जो चौथा है, यह है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये छह अधिकार हमें याद रखने हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए, पहला अधिकार इसमें क्या है हमारा? राइट टू इक्वालिटी। हाँ जी, पहला अधिकार क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ये जो अधिकार है, ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक पढ़ता है। हाँ जी,
ये जो अधिकार है ना, ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक पड़ता है, यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये सारे आर्टिकल इसमें कवर्ड हो जाते हैं। अब हम आपको फिर बता दें, आर्टिकल जब भी हम बोल रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिएगा आर्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स होते हैं, एंड पर्टिकुलर लॉ में सेक्शंस होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना बीएनएस का, बीएनएसएस का, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ये सब जो है इसमें सेक्शन होता है, सेक्शन यानी धारा होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद होता है, ठीक है। आर्टिकल मदर लॉ होता है और सेक्शन जनरल लॉ होता है। हम रेगुलर क्लास में सारा चीज समझा चुके हैं। आर्टिकल और सेक्शन के बीच क्या डिफरेंस है हम लिखवा भी दिए थे। बहुत अच्छी बात है सर, हमने तो लिख भी दिया था। जिन्होंने नहीं लिखा था वेट करिए, हम स्क्रीन शेयर कर देंगे, कुछ देर में आप लिख लेंगे। ओके, बट एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हमने आपको बता दिया कि आर्टिकल मदर लॉ होता है, सेक्शन जनरल लॉ होता है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनाइटेड नेशन का जो कानून बनता है उसमें भी आर्टिकल्स होते हैं, कंपनी लॉ में भी आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे लॉ होते हैं जिसमें आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल मदर लॉ होता है और सेक्शन उस पे बना कानून होता है, ठीक है। कितना नहीं भी अगर समझ में आ रहा है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हम लोग आते हैं राइट टू इक्वालिटी पे। तो बाबू राइट टू इक्वालिटी मेरे साथ मुंह खोलो, राइट टू इक्वालिटी, मुंह खोलो, कोई जाग जाएगा तो जागने दो। राइट टू इक्वालिटी सुबह उठ के तुम्हारा तारीफ ही करेगा, बोलेगा पढ़ रहा था बाल बच्चा। मुंह खोलो, वॉइस मत खोलो, बस मुंह खोलो और अपने यहाँ पे बोलो, ठीक है। हम म्यूट कर रहे हैं, म्यूट कर लो अपने आप को, बाकी बच्चों को तकलीफ होगा ना, है ना। बस अपना मुंह खोलो अपने घर पे और चिल्ला के बोलो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है सर? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। आर्टिकल 15 क्या कहता है सर? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, etc. Anyone can use public wells, bathing ghats, public resorts, playgrounds, roads, and can access to shopping malls, restaurants, cinema halls, shops, etc. आर्टिकल 16 क्या कहता है सर? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जब भी नागरिक सेवा, जन सेवा की बात आएगी, सरकारी नौकरी की बात आएगी, तो हर किसी के पास समान समान अधिकार है। अब कोई ग्रुप था जो समाज में काफी समय से पिछड़ा था, वीकर सेक्शन था समाज का, तो उसको हमने ऊपर लाने के लिए रिजर्वेशन लाया है। यानी रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन डन टू इंश्योर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सेक्शन which was previously undermined by the so called upper caste or anything। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो आर्टिकल 16 हो गया हमारा। और ये आर्टिकल 17 का बात करते हैं, तो आर्टिकल 17 होता है हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, यानी अनटचेबिलिटी इज नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। अनटचेबिलिटी इज नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। अगला है हमारा बाबू आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है सरेंडर ऑफ टाइटल्स के बारे में, यानी अब हम अपने नाम के पीछे ऐसा कोई टाइटल यानी उपाधि वगैरह नहीं लगा सकते हैं जिससे हम सर्वोच्च दिखें और बाकी लोग हमसे नीचे दिखें, यानी सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का आप सेंस ला नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना। आप प्रेसिडेंट के अवार्ड, प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना किसी दूसरे देश के किसी भी फंक्शन में जा नहीं सकते हैं, यानी अवार्ड वगैरह नहीं ले सकते हैं, कोई टाइटल वगैरह नहीं ले सकते, कोई गिफ्ट वगैरह लेने के लिए भी आपको पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ता है। तो ये सारी बातें हम लोग आर्टिकल 18 में ऑलरेडी देख चुके थे। तो जी, आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमने बताया, और इसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं। तो चलिए एक बार के लिए हम किताब देख लेते हैं, देख लेते हैं कि किताब क्या कहना है, किताब का क्या कहना है राइट टू इक्वालिटी के टॉपिक पे। तो आइए जरा नजर डालते हैं। देखो राइट टू इक्वालिटी, आई होप कि आपको किताब नजर आ रहा होगा। हाँ जी, आपको किताब नजर आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म कर देंगे। ओके, हाँ जी, एक बार कंफर्म कर देंगे प्लीज। मेधांश, इज द बुक विजिबल टू यू? हाँ सर। ओके, थैंक यू। अब आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ध्यान से समझेंगे बाबू। हमारा जो पहला राइट है वो दे रखा है यहाँ पे, राइट टू इक्वालिटी। ओके बाबू, नजर डालेंगे। तो ये जस्ट अ मिनट।
देखो, ये जो राइट्स का डिफिनीशन हमने आपको बताया, देख सकते हैं ये किताब में यहाँ पे दिया हुआ है, हमने बस समझाया है। बाकी हमने वही आपको चीजें पढ़ाई है ना, जो आपको किताब में दिया हुआ था। ठीक है। राइट्स रीजनेबल क्लेम्स है, बताए थे ना। यानी वो क्लेम है जिसके पीछे रीजन लगा होता है, जो समाज भी कह रहा है कि होना चाहिए और जो कानून भी कह रहा है कि हाँ भाई होना चाहिए। उसी को हम लोग राइट भी बुलाएंगे, उसी को हम लोग राइट बुलाएंगे। ठीक है। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और ये आप देख ही चुके हैं, ये हम कई बार को बोले भी हैं। और आइए हमारा पहला जो राइट है उसको हम पढ़ते हैं। बाबू एक बात बताओ, क्या आप इसको ऊपर ऊपर पढ़ना चाहते हैं या डीप में पढ़ना चाहते हैं? आई होप कि बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा डीप में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अगर आप कॉमर्स लेते हैं, सी एस सी एम में या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम का कोर्स करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ही आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर आएगा ही आएगा। लॉ पढ़ते हैं, क्लेट का तैयारी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको हम थोड़ा डीप में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको डीप में नहीं पढ़ना है, ओनली क्लास 9 के हिसाब से पढ़ना है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको कुछ बेहतर ही जानने को मिलेगा, नो डाउट। ओके। तो बाबू, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट जो है, ये किसी भी नागरिक को, भारत के या फिर बाहर के भी नागरिक को, आर्टिकल 14 हर किसी पे एप्लीकेबल है, सिटीजन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन। ओके। इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज है। यानी कानून हर किसी पे एक ही तरीके से अप्लाई करता है, चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर कोई अमीर व्यक्ति हो। उसका स्टेटस क्या है इससे हमको मतलब नहीं है। इसी को हम कानून का शासन कहते हैं। अपने इंडिया में रूल ऑफ द लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ द लॉ के बारे में कहता है। रूल ऑफ द लॉ यानी लॉ जो है वो हर किसी पे सेम मैनर में अप्लाई करेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई ऑर्डिनरी फार्मर हो, हर किसी पर सेम लॉ लगेगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब है, रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ होगा तभी लोकतंत्र हो पाएगा। पीपल्स रूल तभी संभव है जब रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है। बिकॉज पीपल बड़े खत्म चीज होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए लॉ नहीं रहेगा ना, तो हम चला ही नहीं पाएंगे देश को। बात नहीं समझे? सबसे दुनिया में डेंजरस जो प्राणी है ना, एनिमल है ना, वो ह्यूमन बींग्स हैं। और ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करने के लिए लॉ तो होना चाहिए। ठीक है। ओके। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई डिस्टिंक्शन नहीं है पॉलिटिकल लीडर में, गवर्नमेंट ऑफिशियल में, या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन में, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई सरकारी अफसर हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो। कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है इनमें, है ना। चलिए, हर नागरिक, है ना, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के कोई छोटा फार्मर है किसी दूर दराज के गांव में, वहां तक हर किसी पे कानून जो है बराबरी से अप्लाई करता है। कोई पर्सन किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेज नहीं क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पर्सन है। मान लो हम इम्पोर्टेंट पर्सन खुद को मानते हैं, और हम गवर्नमेंट को कहते हैं, हे गवर्नमेंट गिव मी द राइट टू एंटर इनटू एनी वंस होम एनी टाइम। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? देख रहा है पीछे वाला डंडा, यही बोलेगी। क्योंकि हम कोई स्पेशल राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो मिलेगा सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। बात समझ आ रहा है? हम उस डंडे का बात कर रहे थे। ओके। तो बाबू, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको बताएं ना, तो कुछ सालों पहले की एक बात है, जस्ट अ मिनट, कुछ सालों पहले की एक बात है, देश के प्रधानमंत्री पे भी एक कोर्ट केस चला हुआ है चीटिंग का। बता सकते हो उस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? जी, 1992 स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, हर्षद मेहता स्कैम। पीवी नरसिम्हा राव इसमें जो है डिफेंडेंट थे। पीवी नरसिम्हा राव पे 2000 करोड़ के घूस का मामला चला था, और कोर्ट फाइनली डिक्लेयर किया कि वो गिल्टी नहीं है। लेकिन जितना दिन केस चला था, उनको कोर्ट आना पड़ा था, सबूत देना पड़ा था, पेपर्स फाइल करने पड़े थे, जैसे कोई दूसरा नागरिक करता है, बिल्कुल वैसे ही। बात समझ आ रहा है? तो गवर्नमेंट जो है, समझ आ रहा है राइट टू इक्वालिटी का मतलब? आपको पहला चीज समझ आया, रूल ऑफ द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। गवर्नमेंट ये भी बोलती है, अब आ रहा है आर्टिकल 15 का बात। आर्टिकल 15, इस नाम से एक मूवी भी बन चुकी है। तो क्या है ये आर्टिकल 15? तो ये आर्टिकल 15 कहता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है। सरकार या किसी भी तरह से आपके खिलाफ भेदभाव नहीं होगा, बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। किताब पता नहीं इतना अच्छा से क्यों नहीं लिखता है, लेकिन ये ठीक नहीं लिखा है किताब जो भी लिखा है। जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है यानी भेदभाव नहीं होगा किसी के भी साथ। किस आधार पे? रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। हम आपको समझाए थे ना, आपका धर्म क्या है मतलब नहीं है, आपका कास्ट क्या है उससे भी मतलब नहीं है, आपका लिंग क्या है, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर, उससे मतलब नहीं है, जन्म स्थल क्या है, बिहार में जन्मे हैं, मुंबई में जन्मे हैं, दिल्ली में जन्मे हैं, एज लॉन्ग एज आप इंडियन सिटीजन हैं, आप सारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं। आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो ये संविधान के खिलाफ है। आप कंप्लेन कर सकते हैं जाके सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 243 के तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है बाबू, कोई पाबंदी नहीं रहेगा। आप आराम से कुआं के पास जाके उसका पानी पी सकते हैं, टैंक्स को यूज कर सकते हैं, बाथिंग घाट्स को यूज कर सकते हैं, रोड्स को यूज कर सकते हैं, प्लेग्राउंड्स को यूज कर सकते हैं, पब्लिक रिजॉर्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, यानी वहां पहुंच भी सकते हैं, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और और आप जो है आराम से शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा हॉल्स जैसे जगहों को एक्सेस कर सकते हैं, यानी शॉप्स पे पहुंच सकते हैं, रेस्टोरेंट्स पे पहुंच सकते हैं। देखो एक्सेस का मतलब हमने बताया था, एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना, और यूज का मतलब होता है पहुंचना और फिर उसका इस्तेमाल करना। तो बाबू आप यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों का, और एक्सेस कर सकते हैं इन सारी चीजों का। शॉप्स का अगर कोई चीज को यूज करना है तो उसको पहले खरीदना पड़ेगा, जेबी में ढुआ हुआ, यानी पैसा चाहिए उसके लिए। सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखना है तो आपको पैसा चाहिए सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए। आप ऐसा नहीं कहिएगा चलाओ आर्टिकल 15, वो आपको दो चार वो आर्टिकल सिखा देंगे। बात समझ आ रहा है? क्योंकि आपको सही तरीके से पढ़ना है। यूज और एक्सेस में अंतर होता है। यूज करने का मतलब है पहुंच गए और फिर इस्तेमाल भी कर दिए, एक्सेस का मतलब है बस पहुंच सकते हो, उसके बाद इस्तेमाल करने के लिए पैसा लगेगा। ठीक है बाबू, समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है ना? तो ये चीज है। अब सुनेगा ध्यान से, आपको लग सकता है कि सर ये सब बात क्या फालतू बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये तो इंडिया आजाद हो गया, ये सब को लिखने का जरूरत ही नहीं था। नहीं, जरूरत था। हमारे देश में ना ट्रेडिशनली कास्ट सिस्टम था, जो कुछ कम्युनिटीज के लोगों को पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल नहीं करने देता था। कुआं हो गया, ये पब्लिक जो नल वल होता है, चापाकल होता है, ये सब का इस्तेमाल नहीं करने देता था। तो इसलिए करके हमने ये आर्टिकल लाया है कि आप अब किसी के भी साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ईटीसी के आधार पे भेदभाव नहीं करिएगा। ये था आर्टिकल 15। अगला आर्टिकल है बाबू आर्टिकल नंबर 16। तो आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि पब्लिक जॉब्स का अगर हम बात करते हैं तो हर नागरिक के पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, यानी अपॉर्चुनिटी यानी मौका, यानी अवसर। हर किसी को समान रूप से अवसर मिलेगा अगर नागरिक सेवा का बात किया जाए तो। समझ रहे हो? सरकारी पोजीशन का बात किया जाए तो हर कोई उसके लिए एलिजिबल है। कोई भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा इस आधार पे कि वो रिलीजन का दूसरा है, वो कास्ट का दूसरा है, वो रेस का दूसरा है, वो सेक्स का दूसरा है, प्लेस ऑफ बर्थ उसका अलग है। हाँ ठीक है, इसमें कुछ एग्जेम्पशन है। जैसे मस्जिद में जो मदरसा होता है, मदरसा में जो मुल्ला को ही नौकरी मिलेगा। अ, आर्य समाज का जो स्कूल होता है उसमें पंडित को भी नौकरी मिलेगा। मंदिर में पंडित की ही नियुक्ति होगी, और जो मदरसा होता है उसमें मुल्ला की ही नियुक्ति होगी। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है जो कि जनरल एक्सेप्शन है, लेकिन हर कोई को, हर नागरिक सेवा का। मान लो हम एक पल के लिए ले लेते हैं कि हम मारवाड़ी हैं, और मारवाड़ीज आर नोन फॉर बिजनेसेस, लेकिन मेरी चाहत है कि हम टीचर बने, वो भी सरकारी टीचर। इतनी घटिया चाहत का है ऐसा? मतलब कह रहे हैं कि मेरी चाहत है बस, हम चाहते हैं कि हम बने, बिल्कुल बन सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है कि हम बन सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज ला रहा है जो कि है रिजर्वेशन। हम बताए ना आपको, रिजर्वेशन एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। रिजर्वेशन एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। रिजर्वेशन के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को प्रेफरेंस दिया जाता है। समझ रहे हैं? उनको नौकरी जल्दी दी जाती है, उनके लिए कुछ जो परसेंट सीटें हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं। महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, या फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए कुछ तरह के जॉब्स हैं जहाँ पे रिजर्वेशन उनको प्राप्त है, यानी वो जॉब्स को सिर्फ वही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है क्या? नहीं है।
इक्वालिटी का मतलब नारा लगाना नहीं होता है, इक्वालिटी का मतलब होता है सही में उसको समझना। और अगर आप सही में इक्वालिटी को समझते हैं तो आप इस बात को समझें कि कुछ लोग थे जो समाज में काफी पीछे थे, तो उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ने के लिए जरूरी था कि कुछ उनके लिए किया जाए जो खास तौर पे उन्हीं के लिए हो। इसलिए हमने रिजर्वेशन लाया। तो जरूरी था कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि रिजर्वेशन जो है किसी भी तरह का राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा ऑर्डर है, जजमेंट है कि भाई जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक सकारात्मक भेदभाव है। हम निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। हम निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके कहीं ना कहीं समाज में समानता ही आती है। ठीक है? राजनेता की तरह बात नहीं कर रहे हैं हम, टीचर की तरह बात कर रहे हैं। अगर हम राजनीति के पर्पज से इसको देखें तो इसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन क्यों ही देखें। रात में 10 बजे का क्लास चल रहा है और राजनीति अभी नहीं न बतियाएंगे, ध्यान से समझेंगे। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 17, है ना? ये आर्टिकल 17 बोलता है कि आप अनटचेबिलिटी को किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी इज नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। अनटचेबिलिटी इज नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। यानी अगर अगर आप अभी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा, कानून के तहत आपको सजा दिया जाएगा। तो अनटचेबिलिटी इज नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। ठीक है? ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो है, इसको अब मना कर दिया गया है। अब किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी नहीं किया जा सकता है। अनटचेबिलिटी से यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ टच नहीं करना नहीं है। ये हर उस तरह की धारणा या हर उस तरह की सामाजिक गतिविधि के बारे में है जो लोगों को साथ में भेदभाव करता था। जैसे पहले के समय में लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, किन्हीं लोगों को कुआं का पानी या फिर कह लीजिए कि तालाब वालाब का पानी यूज नहीं करने दिया जाता था। तो हर रिगार्डिंग ये सारी चीजें अनटचेबिलिटी के ही दायरे में सरकार मान रही है, कॉन्स्टिट्यूशन मान रहा है कि ये सारी चीजें अनटचेबिलिटी के ही दायरे में आ रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ना अब अनटचेबिलिटी को अब एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है। यानी अगर आप आज के समय में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे या इससे जुड़ी कोई भी बातें करेंगे तो सरकार आपको पनिश करेगी। इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट ही है, आर्टिकल 18 के बारे में नहीं दिया हुआ है। आप अगर किताब साथ में रखे हुए हैं तो आप आर्टिकल नंबर वहां पे मेंशन चाहे तो कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है? लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक चीज नहीं दिया हुआ है आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कोई उपाधि नहीं लगाएंगे अपने नाम के आगे जो सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी का सेंस दे, यानी आपको ऊंचा बताए किसी और को नीचा बताए, ऐसा कोई आप यूज नहीं कर सकते हैं। कोई सा भी टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं। आप किसी विदेश की सरकार से किसी भी तरह का उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर लेते हैं तो प्रेसिडेंट का पहले इजाजत लेना पड़ेगा आपको। ये सारी बातें हैं। ठीक है? तो आपको सारी चीजें हमको लगता है कि बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। राइट टू इक्वालिटी हम लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, आई थिंक सो। अब देखो ठीक है, तो एक बार के लिए देखो, आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग एक राइट को ही याद कर लेते हैं। तो आई होप कि राइट टू इक्वालिटी सबको बेहतर से समझ में आ गया होगा। एक बार को हम रिवाइज करवा दें और फिर हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, हम आंख बंद करके सारी चीजें बोल रहे हैं। ठीक है? राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी यानी कि equality of all before the law or equal protection of the laws. Sir, the Prime Minister, government official, or an ordinary citizen, all these persons are treated equally. All these persons are equal in the eyes of law. Constitution guarantees the rule of law. Rule of law is the basic foundation of democracy. Okay, sir. Article 15, sir. Sir, Article 15 states prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. Sir, anyone can use bathing ghats, public resorts, public washrooms, uh, public roads, and anyone can access shops, shopping malls, cinema halls, restaurants, etc. Sir, this is done in order to eradicate the traditional caste system in India.
Article 16. There is an equality of opportunity in matters of public employment. Although reservation has been done in order to uplift the condition of certain sections of society which were traditionally weaker. Sir, certain percentage of jobs are reserved for SC, STs, OBCs, women, poor, and physically handicapped. Sir, this reservation is a kind of positive discrimination. It is not a violation of our right to equality. Next article है बाबू Article 17. Sir, Article 17 states that untouchability is abolished and untouchability is now a punishable offense. Untouchability does not only mean to not touch. It signifies all those practices and social beliefs which were predominant in our history. Sir, Article 18 states regarding the surrender of titles. No one can use any title after his or her name to show or reflect a sense of superiority or inferiority. No one can receive any title from any foreign state without the permission of president. तो हमको लग रहा है कि आपको राइट टू इक्वालिटी तो याद हो गया है। अब हम ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको राइट टू इक्वालिटी तो क्लियर हो गया होगा क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से।